आप सभी को मेरा नमस्कार। स्नेह। भौतिकी की पढ़ाई चली रही होगी, ऐसी एक अपेक्षा आप सबसे करते हुए केवल एक और निवेदन करूंगा। साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरी देखकर यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज भौतिकी के आगे के बिंदु को हम पढ़ते हुए सरल रेखा में गति, इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी वस्तु यदि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गतिशील है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा ही रहता हूँ, समय बदल रहा है किंतु मैं अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे विराम अवस्था में है ऐसा माना जाएगा। किंतु यदि मान लिया जाए हम समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जा रहे हैं तो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना यह गति को व्यक्त करता है। तो आज का ये जो प्रमुख और पहला बिंदु है वो है विराम एवं गति अवस्था। समय के साथ यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वो गतिशील वस्तुएं कहलाएंगी, और यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करता तो हम विराम अवस्था कहते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो है वह आज भी था, आगे आने वाले 10 साल के बाद भी हो सकता है यहीं पर रहे, तो ये जो बिल्डिंग है ये विराम अवस्था में कही जाएगी। किंतु हम आधे घंटे के बाद यहाँ पर रहेंगे ये जरूरी नहीं है, घर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने आप को ऐसी अवस्था में गति वस्तु मानेंगे। इसके बाद बिंदु वस्तु किसे कहते हैं? तो बिंदु वस्तु सामान्य तौर पर ऐसे कोई प्री डिफाइंड नहीं है। हम जो है किसी भी प्रकार से बिंदु वस्तु का निर्धारण तब करते हैं जब हम ये कहते हैं कि बिंदु वस्तु क्या है। तो यदि मान लिया जाए वस्तु का आकार जो है वो एक छोटे से साइज का है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई बॉल ले लेते हैं, क्रिकेट का बॉल, और जब क्रिकेट का बॉल सहवाग के द्वारा 6 लगाया जाता है तो वो अपने आकार की तुलना में हजारों गुना दूरी तय करता है। तो उस स्थिति में वो जो वस्तु है वो बिंदु वस्तु है। एक कोई छोटा सा साइकिल है, ये साइकिल में जब कोई व्यक्ति देश भ्रमण करता है तो साइकिल की कुल लंबाई है 5-6 फीट, उसकी लंबाई कुल मिला के 5-6 फीट होगी, किंतु वो अपने आकार की तुलना में हजारों गुना दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक दूरी तय करता है तो हम उस अवस्था में उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लेंगे। ये निर्भर करता है कि वो अपने आकार की तुलना में कितना अधिक दूरी तय कर रहा है, उसको हम पहले से नहीं बता सकते कि इसको हम बिंदु वस्तु मानेंगे ही मानेंगे। इसके बाद हमने गति अवस्था तो पढ़ा है। अब गति अवस्था जो है वो 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला जो है वो एक विमीय गति होता है। एक विमीय गति क्या होता है? तो सामान्य तौर पर यदि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जीव है ना, एक सरल रेखा में गति करता है तो एक सरल रेखा में गति करने वाला जो पिंड है उसकी गति को हम एक विमीय गति कहेंगे। कभी आपने देखा होगा कि गांव घर में जो एक कपड़ा टांगने के लिए एक रस्सी बंधी होती है, उस रस्सी में एक चूहा सरसर चला जाता है, अपन देखते रह जाते हैं उसको। किंतु हमको एक ध्यान में है कि चूहा के पास आगे जाने का तो ऑप्शन है किंतु आजू बाजू में जाने का ऑप्शन है क्या? नहीं है, वो गिर जाएगा। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में ही चल रहा है, उसके पास आजू बाजू जाने की ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी अवस्था में गति को हम एक विमीय गति कहेंगे। जैसा कि मैंने कहा सर्कस में आपने देखा होगा कि एक लड़की जो है एक रस्सी पर एक बांस की सहायता से चलती है, उसके पास आजू बाजू में जाने का ऑप्शन है क्या? नहीं है, वो नीचे गिर सकती है। इस कारण से उस लड़की की जो गति है वह भी एक विमीय गति है। अब जो अगले नंबर पर बात आती है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति को हम कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई जीव जो है एक समतल में गति करता है। समतल में गति करता है कहने से तात्पर्य एक तल पर गति करता है। जैसे हम इस तल पर चलते हैं, सड़क में चलते हैं, हमारे पास आजू बाजू जाने का ऑप्शन है। छिपकली दीवार में चलती है, उसके पास भी आजू बाजू जाने का ऑप्शन होता है। तो एक तल पे गति करना ये कहलाता है द्विविमीय गति। ठीक है। त्रिविमीय गति कहने से तात्पर्य क्या है? जहां पर जो पिंड होता है वो आकाश में गति करता है, आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये त्रिविमीय गति का उदाहरण है। आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, ये त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तो कुल मिलाकर जब कोई पिंड, वस्तु जो है
वो आकाश में गति करती है तो उसकी उस गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। किंतु एक बात को समझना अनिवार्य है, हम भौतिकी में पढ़ने के दौरान हम एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति को जब भी व्यक्त करेंगे तो हम एक निर्देश तंत्र की सहायता से, देखिए, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से व्यक्त करेंगे। और परिमाण के साथ यदि दिशा को व्यक्त करना हो तो x अक्ष में यदि कोई कण गति कर रहा होगा तो हम लोग इसको xi की सहायता से व्यक्त करेंगे। y अक्ष में गति करेगा तो हम उसको yj से व्यक्त करेंगे और z अक्ष में गति करेगा तो हम उसको zk से व्यक्त करेंगे। इस सदिश को हम कहते हैं एक एक सदिश, जो कि i x अक्ष की दिशा में होता है, j y अक्ष की दिशा में होता है और k जो है वो z अक्ष की दिशा में होता है। इस प्रकार से यदि मैं कहूँ कि एक विमीय गति कर रहा है कोई कण, तो वो या तो xi से व्यक्त किया जाएगा, या तो yj से व्यक्त किया जाएगा, या फिर zk से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई कण द्विविमीय गति कर रहा है तो द्विविमीय गति करने वाले कण को अगर हम व्यक्त करना चाहें उसकी स्थिति को, तो हम उसको लिखेंगे xi प्लस yj। xy तल पर गति कर रहा होगा तो यदि yj प्लस zk, यदि वो yz तल पर गति कर रहा हो, या फिर zk प्लस xi यदि वो zx तल पर गति कर रहा है। तो कुल मिला के यदि ij, jk या फिर ki दो ही ऑप्शन हो तो वो द्विविमीय गति होगा। यदि केवल i, केवल j या फिर केवल k हो तो ऐसी स्थिति में एक विमीय गति होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम त्रिविमीय गति को कैसे व्यक्त करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk। इसके लिए हमको x, y और z तीनों का एक साथ होना आवश्यक है। अब इसी में यदि उस बिंदु की परिमाण का मान अपने को ज्ञात करना हो, तो जैसे ये एक सदिश है, इस सदिश का यदि मैं परिमाण ज्ञात करना चाहूँ, मान लो मैं इसको कोई सदिश z नाम दे देता हूँ, तो इस z सदिश का परिमाण यदि अपने को ज्ञात करना हो तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, i के साथ जो x स्क्वायर है, j के साथ जो y स्क्वायर है और k के साथ जो z स्क्वायर है, इसके वर्गों का योगफल करके वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से इन सदिशों के लिए अगर हम लोग परिमाण निकालना चाहें तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, इसके लिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे और इसके लिए जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार से हम इन सदिशों के परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आगे बात आती है वो है विराम और गति अवस्था में और स्थिति समय ग्राफ क्या होता है। हम ग्राफ को देखकर ही ये बता सकते हैं कि कोई कण जो है वो किस प्रकार का है। स्थिति समय ग्राफ के अंतर्गत हम लोग दो ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक है गति और एक है विराम। चलिए समझते हैं। देखिए ये है समय t और ये है स्थिति x। यदि मान लिया जाए समय को 1 2 3 4 ऐसा मैं व्यक्त करूं, 1 2 3 4 ऐसा मैं व्यक्त करूं, तो समय के बदलते जाने पर यदि स्थिति बदलता जा रहा है तो हम उसको गति अवस्था मानेंगे। तो समय देखिए बदल रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, इधर कोई कण आगे चला गया, इधर कोई आगे चला गया, कोई और आगे चला गया। तो देखिए समय के बदलते जाने पर जो कण है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। इस प्रकार से यदि कोई ग्राफ समय और स्थिति के बीच अगर कोई ग्राफ खींचा जाता है और कुछ इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार के ग्राफ में यह प्रदर्शित होता है कि यह जो ग्राफ है वह गति अवस्था को व्यक्त करने वाला ग्राफ है। ठीक है। अब चलिए एक बार हम थोड़ा सा विचार करते हैं। ये हो गया आपका समय और ये हो गया आपका स्थिति। अब कोई कण जो है वो मान लेते हैं ये स्थिति 2 है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 है। अब देखिए समय का मान बदल रहा है किंतु स्थिति 2 पर ही है। समय का मान बदल रहा है, स्थिति 2 पर है। समय का मान बदल रहा है, स्थिति 2 पर है, स्थिति 2 पर है, स्थिति 2 पर है। समय बदल रहा है किंतु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम ये कहेंगे यदि कोई ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, ये समय अक्ष हो गया
इस अक्ष से हमने समय को व्यक्त किया है। तो समय अक्ष के यदि समांतर है तो यह जो ग्राफ है वह विराम अवस्था को व्यक्त करने वाला ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विराम अवस्था और ये हो गया गति अवस्था को व्यक्त करने वाला स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा गति को आगे बढ़ते हुए जब हम चलते हैं दूरी और विस्थापन की बात करते हैं तो समझ ले पहले दूरी क्या होता है। हालांकि सामान्य तौर पर हम समझने का प्रयास करें तो दूरी और विस्थापन में बहुत ज़्यादा अंतर है भी और नहीं भी। छोटी कक्षाओं में भैया बहनों को और छात्रों को दूरी और विस्थापन में बहुत ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कोई वस्तु जो है यहाँ से 10 मीटर, यहाँ से 20 मीटर, यहाँ से 10 मीटर और यहाँ से 20 मीटर चलता है, तो ये 10 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया और चूंकि आयत के जैसा एक आकृति बना हुआ है इसलिए ये 10 हो जाएगा और इधर वाला 20 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो दूरी होता है वो क्या कहता है, किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इस प्रकार से तय की गई पथ की कुल लंबाई 10 और 20 30, 10 40 और 20 60, तो कुल तय की गई जो दूरी है वो यहाँ पर 60 मीटर होगी। ठीक है, तो दूरी जो है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। एसआई पद्धति में हमको मालूम है, तो दूरी का मात्रक मीटर है और दूरी जो है वो एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, और इसका बीमी सूत्र m0 L T0 से व्यक्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर किसी भी प्रकार से ये परिभाषित करने की बात हो तो इतनी बात हमको लिखना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। अब दूरी के साथ ही साथ विस्थापन अब बोलें तो साथ में ही इसको समझ लेना आवश्यक समझता हूं मैं। अब इसी उदाहरण को लेते हुए हम कहते हैं कि यदि कोई वस्तु जो है वो 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर चलते हुए पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में चला आता है, तो हम विस्थापन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि किसी निकाय द्वारा प्रारंभिक स्थिति और उसके अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो कण जो है वो यहाँ से चालू होकर पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था पर पहुँच गया, तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। इस कारण से हम ये कहते हैं कि इस चलने की क्रिया में कुल मिला के जो विस्थापन है वो शून्य है। अब यहाँ पर देखिए विस्थापन शून्य है किंतु दूरी का मान कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से विस्थापन जो है वो शून्य अपने को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो विस्थापन है वह कण के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के न्यूनतम पथ की लंबाई है विस्थापन। विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही है क्योंकि ये हैं एक ही प्रजाति के, किंतु विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। यह परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करता है, इसलिए यह जो राशि है वो सदिश राशि है। और इसके बाद जो इसका भी बीमी सूत्र है वो m0 L T0 है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। किंतु हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि विस्थापन जो है वो पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकृति ऐसा हो, अगर वो अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गया तो फिर विस्थापन शून्य ही होगा, किंतु ये जो दूरी है वो पथ की आकृति पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो अंतर भी यदि पूछ सकता है तो अपने को अंतर भी ध्यान में रहे। दूरी एवं विस्थापन के बाद में आगे जब हम पढ़ते हैं तो चाल और वेग। अब चाल क्या है और वेग क्या है, तो मैं इसी को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। जो चाल है, चाल जो है वो दूरी और समय का अनुपात होता है। तो हम क्या कहेंगे कि इकाई समय में कण द्वारा कुल चली गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया जाए ये 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर, ठीक है। और ये मान लेते हैं इसको 5-5 सेकेंड का समय लगता है। 5 सेकेंड का यहाँ पर भी स्पीड बढ़ जाने से 5 सेकेंड का, यहाँ भी 5 सेकेंड का और यहाँ भी 5 सेकेंड का अंतर ले, ये 5-5 सेकेंड है ये सेकेंड।
तो कुल मिलाकर दूरी जो है वो कितना है 10 और 20 30 और 10 40 और 20 60 मीटर बटे समय कितना लगा हमको 5 10 15 20, तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड। इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी चाल होगी। अब उसके अंतर्गत हम बोलेंगे कि भाई चाल का जो बीमी सूत्र है वो क्या हो जाएगा m0 LT-1। हमने बीमी समीकरण पढ़ते समय देखा है कि किसी भी भौतिक राशि का हम किस प्रकार से बीमी सूत्र प्राप्त करते हैं, ये हमने देखा हुआ है, तो उसकी सहायता से हम लिख लेंगे। और ये जो मात्रक है दूरी का मात्रक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका जो है वो मात्रक हो जाएगा SI पद्धति में। और जो चाल है चूंकि दूरी की सहायता से वो बनता है, इस कारण से चाल भी अदिश राशि होगा। इतनी बातें अपने को लिखनी चाहिए। अब यदि हम वेग की बात करें तो वेग जो है वो विस्थापन और समय का अनुपात होता है। तो हम ये कहते हैं कि इकाई समय में कण के विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या फिर और कर सकते हैं कि भाई कोई कण जब निश्चित दिशा में गति करता है तो विस्थापन और समय का जो अनुपात होता है वो वेग कहलाता है। वेग की अलग अलग परिभाषा हम अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं, किंतु इसका जो बीमी सूत्र है वो चाल के बीमी सूत्र जैसा ही है, इसका मात्रक भी चाल के जैसा ही है, किंतु चाल अदिश राशि है और जो वेग है वो सदिश राशि है। ठीक है, अब इसी उदाहरण की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो वेग है वो इस गति के लिए क्या होगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई कण गति करता हुआ 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर 5 सेकंड में 20 मीटर, फिर 5 सेकंड में 10 मीटर और फिर 5 सेकंड में 20 मीटर चलता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0, और नीचे में समय जो है आपको कितना लग गया 20 सेकेंड का, तो कुल मिला के उत्तर कितना आया 0 आ गया। अब देखिए एक ही उदाहरण में चाल जो है हमारे पास 3 मीटर प्रति सेकेंड है और यहाँ पर वेग कितना है 0 है। तो ये अंतर अपने को समझना चाहिए। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि विस्थापन और दूरी में कैसा अंतर है, ठीक वैसा ही एक अंतर जो है अपने को चाल और वेग में देखने को मिलेगा। तो मुझको लगता है कि आज के इस वीडियो में ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई है, समझाने का प्रयास किया है, ये सब आपको समझ में आया होगा। अपनी पुस्तक का भी बीच बीच में अध्ययन करते रहें, उसके दिए गए उदाहरणों को थोड़ा समझने का प्रयास करें, और जितने भी पॉइंट्स आपको क्रमशः बताते जा रहे हैं उनको आप नोट करते जाइए, और उसको नोट करते जाइए। समय मिले तो उसका अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करने से ही आपका जो भौतिकी है, जो फिजिक्स है, वो स्ट्रांग होगा। तब जाकर आप उसके अधिक से अधिक गूढ़ रहस्यों को समझ सकेंगे। बहुत अधिक समय न लेते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिए। ऐसी शुभेच्छा के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही।